हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जेकेपीएसआई और जेई सिविल्स का एग्ज़ाम को क्वैश कर दिया गया है और इसमें फर्दर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा। तो एक बार फिर से हम टिल्ट हो जाएंगे फॉर एग्जामिनेशंस की ओर। तो इसकी तैयारी हम इस बार बेहतर तरीके से करेंगे और अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस। तो ये है हमारे पास इकोनॉमिक्स पोर्शन का सिलेबस फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है, जिसको पॉपुलरली फा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें टोटल आपके 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 12 टॉपिक्स जो कैरी करते हैं 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपकी सिलेक्शन को डिटरमाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसका एक भी टॉपिक आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो हमने रोल ऑफ आरबीआई कर रखा हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई के लेक्चर में जो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, जीडीपी, एनएनपी और इंडिया में नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, ये सब वीडियो में मैंने डिस्कस करा हुआ है। 3 या 4 पार्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है, इंडियन इकॉनमी के नाम से। तो ये 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट के, और अब हमारे पास ऊपर के 10 कंपोनेंट्स रह जाते हैं। तो इसमें से हम आज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, और आगे आने वाले लेक्चर में हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और जीके का सिलेबस आपको सारा का सारा यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ विजडम एजुकेशन पे ही। तो इन 2 पोर्शन को फॉलो करने के लिए आप हमारे साथ बनिए रहेगा। अगर हमारे पास और अगर टाइम बच गया तो हम बाकी कंपोनेंट्स भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम टारगेट करेंगे जनरल इकोनॉमिक्स और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके ऑफ इंडिया में टोटल इसमें 30 मार्क्स कैरी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स मिला के आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि आपकी सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए गाइस, एक बार फिर से हम रोल ऑफ आरबीआई को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में देखने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई ये एपेक्स बैंक होता है, यानी कि हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, उसका हेड होता है। ये कई सारे फंक्शन करता है, इकॉनमी को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई और क्रेडिट को भी देखता है, ठीक है। तो इंडिया में ये कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई कब फॉर्म किया गया था? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को फॉर्म किया गया था। तो चलिए, जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है दैट इज़ रोल एंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन और रोल एक ही चीज़ होता है। तो रोल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के, आरबीआई की हम बात करेंगे। सबसे पहला रोल है इसका इशूइंग ऑफ नोट्स, ठीक है। जो मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का, वो सिर्फ आरबीआई के पास है, बाकी किसी भी कमर्शियल बैंक के पास ये राइट नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो जो 2 से लेके 2000 के जो नोट्स हैं, ठीक है, पेपर नोट्स की हम बात कर रहे हैं, पेपर करेंसी की, 2 रुपीज़ से 2000 के नोट्स इशू करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई इशू करता है, और बाकी जो भी कॉइन्स है, जितने भी कॉइन्स हैं, चाहे 1 रुपये का हो, 5 का हो या फिर 10 का हो, और 1 रुपये का नोट, ठीक है, 1 रुपी नोट, एंड ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे हम, दैट इज़ बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अब जैसे हर कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए बैंकिंग का काम करता है, बैंकर का काम करता है, उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन्स एडवांस करता है, इसी तरह से जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेम फंक्शन करता है, ठीक है। उनको लोन्स भी देता है और उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। बैंकर का काम करता है, एजेंट का, फाइनेंशियल एडवाइज़र, कई सारे फाइनेंशियल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स हैं उनका देखभाल करता है, उनको मैनेज करता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को। उसके अलावा
ठीक है। उसके अलावा लोन्स भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है बिना किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के। देन गवर्नमेंट फंड्स को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सेल एंड बाई करता है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। तो ये बैंकर टू दी गवर्नमेंट हो गया इस तरह से। तो चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ बैंकर टू दी गवर्नमेंट। सेम जैसे बैंकर टू दी गवर्नमेंट है उसी तरह से बैंकर टू दी बैंक्स भी है, ठीक है। अब जितने भी एंटायर बैंक्स हैं इंडिया में, कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड हैं, नॉन शेड्यूल्ड हैं, ज़्यादातर ये शेड्यूल्ड बैंक्स को ही रेगुलेट करता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में उन सब के लिए बैंकिंग का काम करता है, यानी कि जो बाकी बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट आरबीआई में रख सकते हैं और वहाँ से लोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आरबीआई बैंकर टू दी बैंक भी है, बैंकर्स बैंक। अब हर कमर्शियल बैंक आरबीआई दो कैश बैलेंसेस में रखता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हुआ है 100 करोड़ का, ठीक है। 100 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, उसमें से 30% वो यानी कि 30 करोड़ वो रखता है आरबीआई के पास और 70 करोड़, ठीक है, 70% या करोड़ अपने पास रखता है, ठीक है। तो दो बैलेंसेस में रखता है। ये 30 करोड़ आरबीआई के पास क्यों रखेगा? क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उसको एक रिकॉग्निशन मिलती है, लाइसेंस वगैरह मिलती है। तो कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास रखना होता है और कुछ पैसा अपने पास रखना होता है। जो एडवांसेस लोन्स वगैरह ग्रांट करता है उनको मीट करने के लिए कुछ पैसा कैश बैलेंसेस के तौर पे अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो देन फोर्थ फंक्शन हमारा है सुपरविजन ऑफ द बैंक्स, ठीक है। अब जितने भी बैंक्स हैं कंट्री में फंक्शन कर रहे हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सुपरवाइज करता है, चाहे उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना हो किसी भी कमर्शियल बैंक को, ठीक है, या फिर उनकी ब्रांचेस को एक्सपेंड करना हो, चाहे वो फॉरेन में हो या फिर अक्रॉस इंडिया हो। देन मर्जर ऑफ डिफरेंट बैंक्स, कई सारे बैंक्स को मर्ज भी कर सकता है और अलग भी कर सकता है। मर्ज मतलब दो या दो से ज़्यादा बैंक ब्रांचेस को एक ही ब्रांच में मिलाता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा बैंक्स को एक ही बैंक में मर्ज कर देता है। ये कौन करता है? आरबीआई ही परमिशन देता है। देन लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स, लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स क्या होता है? यानी कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा सफिशेंट फंड्स नहीं मिलता है तो फाइनली जाके वो किसको अप्रोच करेगा? आरबीआई को, ठीक है। तो इस तरह से आरबीआई लिक्विडेट भी करता है क्राइसिस के टाइम पे किसी भी कमर्शियल बैंक को। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? अगर कोई भी कमर्शियल बैंक कहीं से भी उसको फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिलता है, कंट्री में कहीं से भी उसको प्रॉपर सफिशिएंट फंड्स या पैसा नहीं मिलता है, तो उस टाइम वो अप्रोच करेगा किसको? आरबीआई को, ठीक है, एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। यानी कि अल्टीमेट उसकी होप होती है, डेस्टिनेशन होती है आरबीआई, फाइनली आरबीआई उसको पैसा प्रोवाइड करेगा, तो इसी को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन्स वगैरह एडवांस भी कर सकता है किसी भी अप्रूव्ड सिक्योरिटी पे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होने के नाते जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री की, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर हैं, उनके सुपरविजन में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। उनको रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। वो कौन लेगा? आरबीआई ही लेगा। देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, रोल है आरबीआई का, दैट इज़ कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जो फॉरेन एक्सचेंज होती है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी चाहे वो डॉलर में हो, पाउंड्स में हो, दिनार में हो, येन में हो, ठीक है। ये किस लिए हमें चाहिए होती है? फॉरेन करेंसी फॉरेन ट्रेड के लिए चाहिए होती है। अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो उसमें हम रुपये में पे नहीं करेंगे, हम फॉरेन करेंसी में, जिस कंट्री से हम कोई गुड्स लाते हैं उसकी करेंसी में ही हम पे करेंगे। तो उस पर्पज़ के लिए फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करके रखना होता है। और ये कौन कस्टडी करता है इसकी? आरबीआई ही करता है, ठीक है। तो ताकि इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो। आज हम सबको पता है कि वर्ल्ड इकानमी एक ग्लोबल इकानमी है, हर कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से ट्रेड का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ट्रेड होगा तो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज का होना भी ज़रूरी है। देन सेवन्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? सेटलिंग हाउस फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियरिंग मतलब सेटलिंग। ये इंटर बैंकिंग
क्लेम्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड कोई भी क्लेम्स होते हैं। मान लीजिए एसबीआई और जे एंड के बैंक के बीच में कोई क्लेम चल रहा है ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, तो उस केस में यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, बीच में इंटरमीडियरी का काम करेगा, ठीक है, वो करेगा आपका आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई ही क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है, यानी कि इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्लेम को सेटल करेगा, उसी को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। देन एट्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है, अब पैसा जो उधारी के लिए पैसा यानी कि बोरोइंग पर्पस के लिए जो पैसा होता है उसको भी कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई ही कंट्रोल करेगा। वो बैंक रेट फिक्स करेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर या एसएलआर को फिक्स करेगा। तो इस तरह से आरबीआई को हम कह सकते हैं कि वो क्रेडिट को भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो, दोनों केसेस में आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिक्वायरमेंट, मॉनिटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है और रीजनेबल लिमिट्स में रखा जाता है। आरबीआई को मैंडेट दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन रेट को 4 से 6 के बीच में ही पैक करके रखे, ठीक है, फिक्स करके रखे, इससे कम भी ना हो और ज़्यादा ना हो, ±2, ठीक है। यानी कि आइडियल रेट जो होगा वो आपका होगा मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2% होगा। इसी के बीच में आरबीआई को मैंडेट करा गया है कि वो इन्फ्लेशन रेट को काबू में रखे। इसके अलावा जो आरबीआई है वो जनरल प्राइस लेवल को भी मेंटेन करता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी रखता है इन्फ्लेशन में, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है और ज़्यादा कम भी होने नहीं देता है, यानी कि 2 से 6% के बीच में ही रखेगा, ±2, ठीक है, ±2, सॉरी 4 to 6, यानी कि मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम होगा आपका 4। अगर 6 में आप -2 करेंगे 4 पे आएगा और 4 में प्लस आप करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये रेट्स पे ही इन्फ्लेशन को रखना है। देन 9th इंपॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इन सारे फंक्शंस के अलावा कई सारे फंक्शन और भी परफॉर्म करता है, स्टैटिस्टिक्स को भी कलेक्ट करता है और फाइनली पब्लिश करता है, चाहे वो बैंकिंग के रिलेटेड हो, करेंसी के रिलेटेड हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन क्या है कंट्री की, ये सब स्टैटिस्टिक्स कौन इशू करता है, पब्लिश करता है, आरबीआई ही करेगा। तो चलिए गाइस, 10th और लास्ट रोल या फंक्शन है आरबीआई का, इसमें अदर फंक्शंस में आ जाते हैं, कई सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट है जिसके लिए नबार्ड बनाया गया है। नबार्ड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नबार्ड जो है वो एग्रीकल्चरल फंड्स प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, उनके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट लेने के लिए, मैन्यूर लेने के लिए, मशीन्स, टूल्स, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब चीज़ों के लिए नबार्ड प्रोवाइड करता है फार्मर को लोन। और नबार्ड कहाँ से लेता है, फंड्स कहाँ से लेता है, आरबीआई से ही लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आरबीआई एग्रीकल्चर क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस, अब कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई और मॉनेटरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पे आरबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस को टाइमली आरबीआई टाइम टू टाइम वहाँ पे पार्ट लेता है और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। देन इसके अलावा मनी एंड बिल मार्केट को भी कंट्रोल करता है आरबीआई। देन फाइनल जो फंक्शन है रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट्स, जो फटे पुराने नोट्स हैं उनको वापस आरबीआई एक्सेप्ट करता है, लेता है और उनके बदले में न्यू नोट्स या करेंसी प्रिंट करता है, इशू करता है। तो ये थे हमारे रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज, रोल हमने पढ़ लिया, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को भी पढ़ लिया, ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसी, तो हमारा ये टॉपिक भी कवर होगा। तो चलिए गाइज, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कंट्री में कैसे परफॉर्म की जाती है या फिर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, आरबीआई के, या फिर रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसमें आप डाल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में रोल में, ठीक है।
देन मॉनेटरी पॉलिसी कैसे परफॉर्म की जाती है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है कंट्री में। कुछ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, सेंट्रल बैंक की। ये दो तरीके से होती है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव और सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव। हम बात करेंगे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पूरे ओवरऑल मनी सप्लाई है कंट्री में उसको अफेक्ट करता है, ना कि किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेक्टर्स को, ठीक है। इसको कंट्रोल नहीं करता बल्कि ओवरऑल जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो ये सब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, नंबर्स में पूरी जो कंट्री की इकॉनमी है या फिर मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला आपके पास आ जाएगा बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? ये मिनिमम रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, क्रेडिट देता है, यानी कि लोन देता है हर कमर्शियल बैंक को उस रेट पे, उसी को बैंक रेट कहा जाता है। ये सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक को पैसा या लोन प्रोवाइड करता है और ये लॉन्ग टर्म रेट होता है, ठीक है, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उसी को बैंक रेट कहा जाता है, जो हर कमर्शियल बैंक लेता है किससे? सेंट्रल बैंक से, उसी को बैंक रेट कहा जाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको OMO के नाम से भी जाना जाता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ये होता है सेल एंड परचेज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट में, ठीक है, बेची भी जाती है और ख़रीदी भी जाती हैं, किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है दोनों केसेस में फंक्शन करता है, चाहे इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो। सेल कब करेगा? जब कंट्री में इकॉनमी में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा जब कंट्री में इन्फ्लेशन होगा। उस तरह से क्या होगा, जो इकॉनमी में एक्सेस पैसा है, मनी है, उसको अब्जॉर्ब करेगा और लोगों के पास परचेजिंग पावर कम रह जाएगी। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे RBI क्या करेगा? सेल करेगा, ठीक है, सेल करेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। और बाई कब करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कब करेगा? ओपन मार्केट में कब ये बाई करेगा? खरीदेगा, ठीक है। जब ये खरीदेगा सिक्योरिटीज़ RBI के पास चले जाएंगे और इसके बदले वो लोगों को पैसा देगा, ठीक है। तो पैसा कहाँ पे आ जाएगा? इकॉनमी में आ जाएगा, इकॉनमी से लोगों के पास, और लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगी तो जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बाई कब करेगा? डिफ्लेशन के केस में, जब इकॉनमी में ऑलरेडी डिफ्लेशन होगा उस केस में RBI सिक्योरिटीज़ को बाई करेगा और इन्फ्लेशन के केस में सेल करेगा। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में रोल प्ले करता है RBI और फंक्शन करते हैं। देन थर्ड टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, CRR भी कहा जाता है इसको। ये क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज होता है बैंक का टोटल डिपॉजिट्स का, जो किसके पास रखना होता है? सेंट्रल बैंक के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व या फिर गोल्ड में या फिर किसी भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। CRR यानी कि CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो। ये हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होता है, उसी को कैश रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं? टोटल डिपॉजिट है उसके किसी भी कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ है, उसमें वो RBI के पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व 20 करोड़, ठीक है, यानी कि 20% रखेगा और 80 करोड़ अपने पास, यानी कि 80% अपने पास रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो कैश रिजर्व रेशियो है जो हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होता है वो कितना है? 20%, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो क्वांटिटेटिव टूल है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपका स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, एसएलआर के नाम से भी जाना जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? अब हर कमर्शियल बैंक को अपने पास फिक्स परसेंटेज उसके टोटल एसेट का रखना होता है, लिक्विड में या फिर गोल्ड में, उसको ही कहा जाता है एसएलआर, ठीक है। सीआरआर क्या था? आरबीआई के पास रखना होता था हर कमर्शियल बैंक को, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा, मान लीजिए 100 करोड़ है, 20% उसने रखा, 20 करोड़ रखा कैश रिजर्व रेशो में जो आरबीआई के पास रखना होता है, और 80 करोड़, ठीक है, यानी कि 80% अपने पास रखा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की है, वो 40% है पर एनम, ठीक है, इतने तक वो रख सकता है। 40 तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इतने तक वो एसएलआर में रख सकता है हर कमर्शियल बैंक, ठीक है, अपने पास लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ताकि जो उसके जो डिपॉजिटर्स हैं अगर उनको नीड पड़ जाए पैसा विड्रॉ करने की, तो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो हर कमर्शियल बैंक को ये एसएलआर में कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का रखना होता है। तो प्रेजेंट रेट क्या है एसएलआर का? 18% है पर एनम, यानी कि हर साल अपने पास 18% टोटल आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट अपने पास रखना होता है, उसी को एसएलआर कहा जाता है। करंट रेट 18% और मैक्सिमम 40% तक रख सकता है। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, एमएसएफवी कहा। अब ये क्या होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? ये हर कमर्शियल बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से होते हैं, वो बारो करते हैं, ओवरनाइट बारोइंग होती है, यानी कि एक रात के लिए पैसा उधार लेते हैं, किससे? आरबीआई से, ठीक है, शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म बारोइंग होती है, उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रेट पे बारो करता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी बारोइंग भी आप कह सकते हैं, ओवरनाइट बारोइंग है ये। एक ज़्यादा होता है एलईएफ से, एलईएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें आपके दो आते हैं, ठीक है, दो रेशियोज आते हैं, एक रिवर्स रेपो रेट आता है और दूसरा रिवर्स रेपो रेट आता है। तो उसके काफ़ी ऊपर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि ओवरनाइट है, वन नाइट के लिए दिया जाता है, उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। देन सिक्स इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, एलईएफ। अब इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। फर्स्ट वन इज़ रेपो रेट, ठीक है, जिसको रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और सेकंड वन आ गया आपका रिवर्स रेपो, ठीक है, रिवर्स रीपर्चेज। तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म रेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म रेट्स पे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो हर कमर्शियल बैंक लेता है, किसी आरबीआई से। और बैंक रेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म रेट होते हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है जो मोर देन 1 ईयर होता है, और ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से कम की बारोइंग होती है, ये रेट इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब इसमें देखेंगे रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है आरबीआई द्वारा जब वो कमर्शियल बैंक को लैंड करता है, यानी कि कमर्शियल बैंक जब पैसा उधार लेता है आरबीआई से, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रेपो रेट, ठीक है। और रेपो का क्या मतलब होता है? इसका टेक्निकल मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो रीपरचेज ऑप्शन होता है, ठीक है, रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेजिंग ऑप्शन, यानी कि एक पेपर होता है, उस पर पहले ही साइन किया जाता है आरबीआई और कमर्शियल बैंक द्वारा कि रेपो रेट में जो हमने उनको बारो करा है, ठीक है, आरबीआई पहले ही उसमें मेंशन कर देता है कि जो हमने आपको रेपो रेट पे दिया है, यानी कि आपको पैसा उधार दिया है, उसको किसी भी टाइम वो वापस ले सकता है, ठीक है, तो वो इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है। इसको रीपरचेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, एक किस्म का एग्रीमेंट होता है कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में, ठीक है, यानी कि अगर आरबीआई को वापस ज़रूरत पड़ी तो उसको वापस भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में पहले से ही एग्रीमेंट साइन होता है। दोनों पार्टीज़ कौन है? बोथ जो पार्टीज़ हैं इसमें आरबीआई, ठीक है, और कोई भी कमर्शियल बैंक, तो ये दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो एक डॉक्यूमेंट को साइन करती हैं कि अगर आरबीआई को वापस ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा से रीपरचेज कर सकता है। तो बस रिवर्स रेपो रेट कुछ नहीं है, ये यही चीज़ होती है, ठीक है, यानी कि अगर आरबीआई को
पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से लेता है? कमर्शियल बैंक से। रेपो रेट में हमने देखा था हर कमर्शियल बैंक उधार लेता है किससे? आरबीआई से, ठीक है, वो होता है रेपो रेट। और जब वापस आरबीआई कहाँ से लेता है? वापस आरबीआई किससे लेता है? कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक से लेता है, उस केस को कहेंगे हम रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। यानी कि और इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक आ जाता है आपका आरबीआई और दूसरा कोई भी कमर्शियल बैंक, ठीक है, या सारे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई पैसा उधार देता है किसको? किसी भी कमर्शियल बैंक को, उसको कहेंगे हम रेपो रेट, ठीक है। और वापस जब आरबीआई वापस लेता है, जब आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है, ठीक है, या वापस खरीदता है, उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ट्रिपल आर के नाम से इसको हम जानेंगे, रिवर्स रेपो रेट। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। और ये दोनों रेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, कुछ लेटेस्ट रेट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे करंट रेट क्या चल रहे हैं आजकल, ठीक है, ये इंडिकेटर आ गए। और करंट रेट्स, सीआरआर इस वक्त है प्रेजेंटली 4.5% है, ठीक है। देन एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है आपका 18% है। देन रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है जो हमने ऊपर पढ़ा? रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक उधार लेता है पैसा आरबीआई से, या फिर आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देता है, पैसा देता है, उसको हम कहेंगे रेपो रेट, ठीक है, जो कि है 5.4% इस वक्त। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, ठीक है, रिवर्स, यानी कि जब आरबीआई वापस उधार लेता है किससे? कमर्शियल बैंक से, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट हमेशा लेस होता है किससे? रेपो रेट से, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रेजेंटली कितना चल रहा है? 3.35%, जो लेस है रेपो रेट से। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये क्या होती है? ओवरनाइट बारोइंग होती है एक रात के लिए। किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर ज़रूरत होती है तो आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है 1 नाइट के लिए। और इसमें हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे ज़्यादा होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कौन से होते हैं? ये दो हमने पढ़े, ठीक, ये कंपोनेंट हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के, चाहे वो रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा इन दोनों से ज़्यादा होती है, ठीक है, इन दोनों से ग्रेटर होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, चाहे वो रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म है, यानी कि 1 नाइट के लिए लोन दिया जाता है कमर्शियल बैंक को आरबीआई की ओर से। देन बैंक रेट, ये हमने पढ़ा, ये क्या होता है? लॉन्ग इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो ग्रेटर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। पहला ही टॉपिक पॉइंट हमने पढ़ा बैंक रेट। जो हर कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेता है या फिर आरबीआई पैसा उधार देता है, क्रेडिट देता है हर कमर्शियल बैंक को, उसी को बैंक रेट कहा जाता है। और ये मोर देन 1 ईयर होता है, इसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों को, चाहे वो रिवर्स रेपो हो या रेपो रेट हो, ये लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म रेट्स हैं। तो चलिए गाइस, ये हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन रेट्स के थ्रू या इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई पूरे जो टोटल मनी है, ठीक है, ओवरऑल मनी सप्लाई है कंट्री में, इकानमी में, उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। ये किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर को कंट्रोल नहीं करता। अगर कोई भी रेट, किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आती है, चाहे वो सीआरआर हो, एसएलआर हो, रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, कोई भी रेट हो, किसी एक भी रेट में अगर चेंज आ जाती है तो उससे क्या होता है? ओवरऑल इकानमी में चेंज आ जाती है, ठीक है, ओवरऑल इकानमी में चेंज आ जाती है। तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करेंगे हम, ऊपर हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चेंज आ जाती है तो पूरी ओवरऑल इकानमी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये डायरेक्ट या रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो ऑफ क्रेडिट को किसी स्पेसिफाइड एरिया को,
ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या फिर कोई भी वो होम लोन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये उसी एक्टिविटी को ही अफेक्ट करेगा, ना कि ओवरऑल इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी कि क्वालिटी तरीके से ये कंट्रोल करता है मनी पॉलिसी के थ्रू। इसमें सबसे पहले है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसमें मान लीजिए अगर किसी को लोन लेना होता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, वो सिक्योरिटी ऑफ़र करता है कमर्शियल बैंक को, ऐसे तो लोन देगा नहीं, बदले में आपको कोलेट्रल रखवाना पड़ता है। मान लीजिए जो आपने कोलेट्रल या सिक्योरिटी रखवाई उसकी टोटल वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख उसकी वैल्यू है। मान लीजिए आपने बाइक गिरवी रखवाई है, आपको लोन चाहिए होगा, और बदले में क्या करेगा कमर्शियल बैंक आपको 80,000 का ही लोन देगा, ठीक है। जो इसमें 20,000 का जो डिफरेंस है उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। 20,000 का जो गैप आ गया वही आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जितना आपने लोन्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ़र की है उससे कम रेट पे आपको, उससे कम अमाउंट आपको लोन इशू किया जाता है, उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी दोनों केसेस में वर्क करता है, चाहे इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा कंट्री में तो उस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और अगर डिफ्लेशन होगा तो उस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा, तो उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। सेकंड हमारा क्वालिटेटिव फंक्शन है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें कोटास फिक्स किए जाते हैं, क्रेडिट कोटास, यानी कि फिक्स लिमिट की जाती है पैसे की, किसी पार्टिकुलर सेक्टर के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कितना पैसा देना है, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख का बजट है और उसमें आरबीआई पहले ही फिक्स करता है कि हमने एग्रीकल्चर के लिए 30,000 देने हैं, इंडस्ट्री के लिए हमने 60,000 देने हैं और 10,000 हमने एजुकेशन के लिए देने हैं। तो इस तरह से हर सेक्टर के लिए क्रेडिट को फिक्स करता है, कोटा को फिक्स करता है, उससे ज़्यादा इसके अबव कोई भी कमर्शियल बैंक लोन ग्रांट नहीं कर सकता है, तो उसी को रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ये पार्टिकुलरली उन एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ मतलब उन एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिनमें प्रॉफिट अर्न किया जाता है या प्रॉफिट मोटिव के लिए लोन लिया जाता है, ठीक है, तो उस केस में रेशनिंग ऑफ क्रेडिट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये भी दोनों केसेस में फंक्शन करता है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो। अब जो क्रेडिट रेशनिंग जो कोटास फिक्स करा हुआ है आरबीआई द्वारा, कोई भी कमर्शियल बैंक उसको ब्रीच नहीं कर सकता है, यानी कि उसके अबव नहीं लोन ग्रांट कर सकता है उसी एरिया में। यानी कि अगर एग्रीकल्चर के लिए 30,000 करोड़ का लोन रखा हुआ है तो उतना ही देगा, उससे ज़्यादा कोई भी कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 लाख करोड़ रखा हुआ है, 60,000 रखा हुआ है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो इन कोटास को फिक्स करा जाता है आरबीआई की ओर से हर कमर्शियल बैंक को जो फॉलो करने होते हैं, उसी को रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। देन डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन होता है जो सेंट्रल बैंक होती है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है किसी भी मेंबर बैंक के ख़िलाफ़ या कमर्शियल बैंक के ख़िलाफ़, ठीक है, अगर वो आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसमें आ जाता है डी रिकॉग्निशन, यानी कि उनके लाइसेंस को रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ताकि वो मॉनेटरी सिस्टम है कंट्री का उसका मेंबर ना रहे और वहाँ से सारे जो कस्टमर है वो अपना कैश बैलेंसेस को, डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर लें। तो इस तरह से उस बैंक को नुकसान होता है। तो अगर वो आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता तो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है। ये भी आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ही अफेक्ट करेगा, ना कि ओवरऑल मनी सप्लाई को। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज़ मॉरल सुएशन, ठीक है। मॉरल सुएशन क्या होता है? एक किस्म का प्रेशर होता है, इसमें दोनों होते हैं, परसुएशन और प्रेशर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में आरबीआई
नोटिस निकालता है, उसको मनवाता है अपनी बात पे कि आप ये ब्रीच कर रहे हैं, आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसको फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ आपको हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, डी लाइसेंस कर देंगे। या वो मनवाता है या फिर प्रेशर डाल के, दबाव डाल के भी उनको मनवाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़े ये आरबीआई के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फंक्शंस। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री में फंक्शन करती है इन इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करके। होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आरबीआई की। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होने के नाते जो मॉरल सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन, ये दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है। चाहे वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो या फिर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, मॉरल सिचुएशन दोनों में आता है। लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट जानकारों का कहना है कि ये ज़्यादातर आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है। बट अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल इकॉनमी को और किसी स्पेसिफिक सेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है, दोनों तरीके से ये वर्क कर सकता है। तो इसको भी चाहे मनी को एक्सपेंड करना हो या कॉन्ट्रैक्ट करना हो इकॉनमी में, तो उस केस में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए गाइज, ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव, इनको टेबल के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू ब्रीफ में समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव, सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या पढ़ा हमने? बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है, मिनिमम रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए होता है, इसी को बैंक रेट कहा जाता है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा? जो आरबीआई है वो सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको हमने दो केसेस में पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन को, यानी कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? इनको सेल करेगा, ठीक है, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन ज़्यादा होगा उस केस में बाई करेगा। बाई मतलब सिक्योरिटीज़ अपने पास लेगा और पैसा इंजेक्ट करेगा इकॉनमी में, तो इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी तरह से बैंक रेट भी दोनों केसेस में काम करता है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बैंक रेट भी ज़्यादा होगा, उस केस में बैंक रेट बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कमर्शियल बैंक को पे करना होता है आरबीआई को, ठीक है, क्योंकि बैंक रेट आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको? कमर्शियल बैंक को। तो ये भी दोनों केसेस में इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि क्रेडिट लोन लेना महंगा पड़ जाता है ताकि पैसा इकॉनमी में कम पड़ जाए और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। और डिफ्लेशन के केस में बैंक रेट को कम किया जाता है, ठीक है, कम इसलिए किया जाता है ताकि इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उधारी के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा अवेलेबल हो। तो उस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोनों केसेस में हर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। देन थर्ड हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? ये वो रेशो होता है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपने टोटल डिपॉजिट में से, ठीक है, यानी कि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, उसमें से जो मिनिमम रेशो होता है 4 या 5%, उसमें 4 या 5 करोड़ वो लिक्विड फॉर्म में किसके पास रखेगा? आरबीआई के पास, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है टोटल डिपॉजिट का, ठीक है। ये अपने पास कमर्शियल बैंक को रखना होता है, स्टैट्यूटरी एसएलआर अपने पास रखना होता है, और सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। ये सीबी अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव की। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को, इसको भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू ब्रीफ में देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? यानी कि किसी भी कमर्शियल बैंक को या लोन ग्रांट करना हो अपने कस्टमर को, तो उस केस में क्या करता है? आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप लोन के लिए कोई सिक्योरिटी ऑफ़र करते हैं, सिक्योरिटी मतलब मान लीजिए बाइक आपने
वहाँ पे गिरवी रखवाई किसी कमर्शियल बैंक के पास और आपको लोन चाहिए, उस बाइक की वैल्यू है 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख की आपकी बाइक की वैल्यू है, उसको आप गिरवी रखवाते हो कमर्शियल बैंक के पास और बदले में कमर्शियल बैंक आपको सिर्फ 80,000 का लोन देता है, ठीक है। तो 20,000 का जो मार्जिन है वो रख देता है, तो उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो और ये भी दोनों केसेस में फंक्शन करता है। जब इन्फ्लेशन होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, उस केस में 30% रख दिया जाता है या 40% जितना भी डिमांड होगा कंट्री में, ठीक है। और डिफ्लेशन के केस में इसको कम रखा जाता है, यानी कि 1 लाख की बाइक की वैल्यू आपको लोन दिलवाएगी 70,000 या 60,000 डिफ्लेशन के केस में, और अगर इन्फ्लेशन होगा तो आपको सिर्फ 90,000 या 80,000 ही मिलेगा, ठीक है। जो बीच का डिफरेंस है कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी जो आपने रखी और फाइनल जो लोन आपको ग्रांट हुआ उसके बीच की वैल्यू को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आरबीआई द्वारा फिक्स करी जाती है, जो हर सीबी को कमर्शियल बैंक को फॉलो करनी होती है। देन नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि फिक्सेशन ऑफ कोटा। हर सेक्टर ऑफ इकानमी के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ठीक है, या हाउस लोन के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, तो यहाँ पे हर सेक्टर के लिए जो आरबीआई है वो क्रेडिट कोटा फिक्स करता है, यानी कि पैसा फिक्स करता है कि इस सेक्टर में कितना लोन दिया जाता है और इस कोटा को एक्सीड नहीं कर सकता है कोई भी कमर्शियल बैंक। उसी को रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ये भी दोनों केसेस में वर्क करता है, चाहे इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो। देन डायरेक्ट एक्शन, यानी कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है आरबीआई के, तो उस केस में उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, उसको डी लाइसेंस करके, डी रिकॉग्नाइज करके, ताकि वो कंट्री की जो मॉनेटरी सिस्टम है, बैंकिंग अथॉरिटी है, वहाँ से बाहर किया जाए, ठीक है। कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वहाँ से सारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्शन भी लेता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। देन मॉरल सुएशन, ठीक है, मॉरल सुएशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन। ये भी वही होता है, अगर कोई कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं करता है गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स को आरबीआई के, तो उस केस में परसुएट करता है, मनवाता है, या फिर प्रेशर भी डाल सकता है किसी भी कमर्शियल बैंक पे। तो एज ए लॉ हर कमर्शियल बैंक को ये आरबीआई की गाइडलाइंस को मानना ही होता है। तो गाइस इस तरह से हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करा दोनों तरीके से, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो या फिर क्वालिटेटिव हो। तो होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।